हेलो एवरीवन। देखिए, बिहार स्पेशल का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो पिछले वीडियो में थोड़ा साउंड क्वालिटी सही नहीं था, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। और इस वीडियो में आई होप कि साउंड क्वालिटी थोड़ा सही होगा और क्वालिटी पिक्चर भी थोड़ा सा सही दिख रहा होगा। देखिए, पार्ट 2 में हमने देखा था, स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ बिहार हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री का हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है सोर्सेज के बारे में। तो आप पिछले वीडियो में आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखा था, इस वीडियो में हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स प्लस लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, देखिए इंस्क्रिप्शन कॉइन्स की अगर बात करें तो जो खुदाई करके हमें मिले हैं ना, और उसमें कुछ लिखे हुए हमें कुछ लेटर्स मिले हैं या उसमें इनग्रेव्ड हैंड राइटिंग्स मिले हैं अलग अलग मटेरियल्स पे, तो उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो उन इंस्क्रिप्शन से हमें कैसे पता चलता है कि कौन से पीरियड का है वो और कैसे बिहार से वो लिंक्ड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले याद रखिएगा इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत होती है मौर्य काल से और खासकर अशोका से। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिहार में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उन्हीं को रीड करके हम पता लगाए हैं कि मौर्य वंश का जो रिलेशन है वो बिहार से है। तो अगर हम बात करें मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जगह जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये मौर्य काल के। वो है लौरिया आर्यराज, फिर लौरिया नंदनगढ़ और अमपुरवा, और कुछ सासाराम में भी मिले हैं जिसे हम कहते हैं रोहतास। ठीक है, अब देखिए लौरिया आर्यराज ये क्या है, ये आपको मिलता है ईस्ट चंपारण में, ये एक जगह है ईस्ट चंपारण में, यहाँ पे हमें मिले हैं तो ये मौर्य काल के इंस्क्रिप्शंस। फिर अगर हम बात करें लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये दोनों वेस्ट चंपारण में है। ठीक है ना, वेस्ट चंपारण में, और यहाँ पे भी हमें मौर्य काल के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसके बारे में रीड करके हमें पता लगा है कि ये मौर्य काल के थे। अगर हम बात करें इनके लोकेशन के, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कहाँ, ये जो जगह है वो कहाँ है, प्लस ये इनका जो इसमें जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज यूज़ किया था वो क्या था, ये पूछते हैं ये। तो लोकेशन देखिए पहले, अगर हम बात करें लौरिया आर्यराज का, तो वो कहाँ है, ईस्ट चंपारण में। ईस्ट चंपारण कहाँ है, देखिए ये वेस्ट चंपारण है और ये ईस्ट चंपारण है। तो यहाँ पे है मिला है लौरिया आर्यराज, और वेस्ट चंपारण में मिला है हमें लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये है हमारा वेस्ट चंपारण। क्लियर है। और कुछ जगह हमें मौर्यन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं कहाँ, सासाराम में। सासाराम कहाँ है, ये देखिए ये कैमूर है और ये हमारा हो गया रोहतास, जिसे हम कहते हैं सासाराम। क्लियर है, ये हमारा हो गया मौर्य एम्पायर के लिए। और याद रखिएगा ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, इसमें जो है हमें स्क्रिप्ट जो मिला है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है और लैंग्वेज है वो प्राकृत। तो याद रखिएगा कि मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें जो हमारा यूज हुआ है लैंग्वेज वो प्राकृत लैंग्वेज है। क्लियर है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। तो गुप्ता पीरियड में 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी इस पूरे टॉपिक में ना सारा प्लेसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी ब्रीफ के लिए याद रखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, इसको बस आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं कि इस जगह पे ये मिला था, उस जगह पे वो मिला था। ठीक है, हम देखते हैं गुप्ता पीरियड का। तो गुप्ता पीरियड में 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गया, एक नालंदा। नालंदा में तो भर भर के मिलता है, जहाँ हमने देखा था कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। ठीक है ना, तो नालंदा और गया 2 बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड के लिए। यहाँ से हमें भर भर के एविडेंस मिला है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि गुप्ता का लिंकेजेस हमारा बिहार से है। ठीक है, अब इसमें से देखिए गया नालंदा में क्या है कि कॉपर प्लेट मिले हैं, और इस कॉपर प्लेट में पाया गया है कि उसमें जो गांव के गांव ब्राह्मण को दान में मिलता था या उनको ग्रांट में मिलता था कि चलो ये गांव जो है उस ब्राह्मण को, तो ग्रांट ऑफ गिविंग विलेजेस टू द ब्राह्मण्स, ये एविडेंस हमें मिले हैं भर भर के गया और नालंदा में। क्लियर है, और ये किसके द्वारा, संग्राम समुद्रगुप्त के द्वारा ये कॉपर प्लेट्स हमारे इशू किया गया था। तो याद रखिए गुप्ता पीरियड में ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौर्य पीरियड का ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट मौर्य की। पोस्ट मौर्य में क्या आता है, पोस्ट गुप्ता में क्या आता है, पोस्ट गुप्ताज में आता है पालाज आते हैं। ठीक है ना, पालाज। तो पालाज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के हिस्ट्री में। तो अगर हम पाला की बात करें तो सबसे फेमस यहाँ था ना, वो था लैंड चार्टर। लैंड चार्टर क्या था कि लैंड राइट्स के बारे में बहुत सारा जो कॉपर प्लेट मिला है ना, उसमें हमें लैंड राइट्स के बारे में पता चलता है कि कौन सी ज़मीन किसको दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि पाला के पीरियड में लैंड चार्टर की जो है ना कॉपर प्लेट बहुत मिले हैं, ऐसे कॉपर प्लेट जिसमें लैंड चार्टर्स के बारे में मेंशन्ड है। तो ये याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो नालंदा, मुंगेर, भागलपुर और बानगढ़। याद रखिएगा नालंदा, मुंगेर। अभी ये कहाँ पे है, देखिए नालंदा यहाँ पे है। ठीक है, और मुंगेर बात करेंगे तो मुंगेर यहाँ पे है। उसके बाद है भागलपुर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया पोस्ट गुप्ता पीरियड में, स्पेशली पालाज के लिए, कि कौन से एविडेंस पाला पीरियड के हैं जो हमें पता चलते हैं कि बिहार से जुड़ा हुआ है। फिर अगर इन सब के अलावा कहीं कहीं छिटपुट थोड़े कहीं हमें और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो अगर हम इस नोट्स की बात करें ना, तो इस नोट्स में आपको 2 चीज़ याद रखना है।
मौर्य एम्पायर के बारे में, और अभी जो हम ये बताएंगे ना अदर इंस्क्रिप्शंस, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए सारण जिला में हमें मिला है दिगवा दिबौली कॉपर प्लेट। दिगवा दिबौली जहाँ पे ज़मीन जो है वो गांव वालों को दिया गया था, लैंड ग्रांट किया गया था, ये एविडेंस हमें मिला है। ये है सारण जिला में, ठीक है, सारण जिला में दिगवा दिबौली कॉपर प्लेट मिला है और ये महेंद्र पाल के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि दिगवा दिबौली कॉपर प्लेट कहाँ मिला है तो वो है सारण जिला में। फिर अगर हम बात करें मनेर में, तो गढ़वाला प्लेट ऑफ मनेर है, यानी कि मनेर कहाँ है, पटना में। यहाँ पे हमें गढ़वाला, गुज्जर प्रतिहारा और प्रतिहारा जो गढ़वाला थे ना, तो उनका भी एविडेंस मिला है। इससे चलता है पता कि प्रतिहारास का भी कुछ न कुछ ट्रेसेस था बिहार के हिस्ट्री में। अब याद रखिएगा, ये जो गढ़वाला प्लेट मिला है ना मनेर में, गढ़वाला प्लेट ऑफ मनेर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पता चलता है, पाला पीरियड का इन द 12th सेंचुरी, ठीक है ना। पाला पटना में कैसे था हमारा, पटना में 12th सेंचुरी AD में रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, टैक्सेस सिस्टम कैसा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी से मिलता है, गढ़वाला प्लेट ऑफ मनेर से। फिर हमारा है भागलपुर में। अब भागलपुर में क्या है कि इमेज इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बल्लाल देवा का। अब बल्लाल देवा कौन है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है साउथ इंडिया के भी, तो याद रखिएगा, ठीक है। इमेज इंस्क्रिप्शंस मिला था भागलपुर में, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इमेज है, इमेज इंस्क्रिप्शंस मिला, रिटन इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, ये इमेज का मिला है। तो भागलपुर में ये हो गया। दरभंगा में अगर बात करेंगे ना, दरभंगा जिला में, तो वो है पंचोबा इंस्क्रिप्शंस मिला है हमें। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है 3rd सेंचुरी AD का है, यानी कि 13वीं शताब्दी का है ये, और ये संग्राम गुप्त के द्वारा मिला है। यानी कि ये जो लिखा गया था पंचोबा कॉपर प्लेट, ये संग्राम गुप्ता जो कि एक लेटर गुप्ताज हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बिहार का जो कनेक्टिविटी है वो लेटर गुप्ताज से भी है, क्लियर है। और उसके बाद ये इंस्क्रिप्शंस की बात हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अभी याद रखने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप मौर्य पीरियड का ये याद रखो, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस जो अदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो अलग अलग जगह पे मिले हैं ना, वो बहुत याद रखो। जैसे कि दिगवा दिबौली हो गया, गढ़वाला हो गया, पंचोबा हो गया, और इमेज इंस्क्रिप्शंस ऑफ बल्लाल सेना हो गया, ये चीज़ हो गया। इसके बाद छोटा सा एग्जांपल ये है, कॉइन्स कहाँ कहाँ मिले हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए आप, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे पटना, बक्सर, कुमराज, चिरांड, हाजीपुर, पूर्णिया मिला है, लेकिन दो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहला है बक्सर और दूसरा है चिरांड। बक्सर में जो है ना कुषाण के जो सिक्के मिले हैं, कुषाण पीरियड के सिक्के मिले हैं, ठीक है। और चिरांड में जो है ना 82 कुषाण कॉपर कॉइन मिले हैं, 82 कुषाण कॉपर कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें हाजीपुर में गुप्ता कॉइन मिले हैं, गंगा के उस पार जो है ना पटना, वहाँ पे हाजीपुर में गुप्ता के कॉइन्स मिले हैं। और कॉइन्स जनरली बिहार में जो है ना गुप्ता पीरियड के वो सिल्वर कॉइन्स मिलते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लिटरेरी सोर्स है, और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं एग्जाम में। देखिए लिटरेरी सोर्स की बात करें तो हमारे पास अर्ली वैदिक का सोर्स है, प्लस हमारा बुद्धिस्ट सोर्सेज है, प्लस हमारा जैन टेक्स्ट है, और प्लस अलग अलग राइटर्स या हिस्टोरियंस के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग एंशिएंट टाइम में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने एक पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने अपनी किताब लिखा है, उससे हमें चलता है पता। तो हम बात करेंगे अर्ली वैदिक का या फिर वैदिक कल्चर का, कि वैदिक पीरियड में कौन सा ऐसे टेक्स्ट थे जिसके बारे में हमें पता चलता है कि उसका कनेक्शन बिहार से है। तो वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है सिंप्लिसिटी के लिए, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक। 1500 से 1000 BC ये होता है अर्ली वैदिक, और 1000 से 600 होता है लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक में कंपोज हुआ था ऋग्वेदिक, ऋग्वेदा, और भी कोई और जो अलग अलग सामवेद, यजुर्वेद, और लेटर वैदिक में कंपोज हुआ था अथर्ववेद, प्लस उसके बाद ही आया था शतपथ ब्राह्मण, पुराणाज, अरंक्याज, उपनिषद, पुराणाज, ये सूत्राज, ये सब आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मिलता है कि बिहार में कैसे लोग थे, आर्यंस थे कि नॉन आर्यंस थे। तो याद रखिएगा, वैदिक कल्चर के मुताबिक, यानी कि वैदिक लिटरेचर के मुताबिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके मुताबिक बिहार, स्पेशली मगध में जो लोग थे वो नॉन आर्यंस थे, आर्यंस नहीं थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहला सोर्स नहीं है जो हमें बिहार के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या, लेटर वैदिक पीरियड में जब हमारा शतपथ ब्राह्मण आया, तो ये उनके बातों को काट दिया, वैदिक के बातों को, और ये कहा कि नहीं, जो हमारा नॉर्थ बिहार है, स्पेशली नॉर्थ बिहार के बारे में कहा है, विदेहा एक जगह है, कि वहाँ पे आर्यंस जो है ना वो वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी गंगेटिक प्लेन की ओर मूव करते हैं। तो इससे ये चलता है पता कि बिहार में आर्यंस आए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर एग्जाम में आता है कि सबसे पहली बार हमें आर्यंस बिहार में आए, ये पता कहाँ चलता है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
अब इसमें ना आर्यंस और नॉन आर्यंस इनको कुछ अलग नाम से पुकारते थे वैदिक कल्चर में। तो अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो ऋग वेदा के मुताबिक जो नॉन आर्यंस मगध रीजन में थे ना, मगध, वो थे किकातस। और अथर्ववेद के मुताबिक जो हमारे नॉन आर्यंस थे मगध में, उनको हम बोलते थे व्रत्याज। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और, ये जो वैदिक लिटरेचर है ना, ये मगध के बारे में कह रहा है। और हमें पता है कि वैदिक के बाद जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म शुरू हुआ, उस समय महाजनपद भी थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे बहुत इंपॉर्टेंट, वाजी, अंगा और मगध। तो मगध हमारे साउथ बिहार में थे। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है ना, वो हमारा मगध यानी कि साउथ बिहार के बारे में कहता है। उनके बारे में कहा कि ये नॉन आर्यंस थे। और वही जो लेटर वैदिक में सतपथ ब्राह्मण आता है, तो ये नॉर्थ बिहार में एक विदेहा करके एक जगह उन्होंने मेंशन किया, विदेहा, कि विदेहा में आर्यंस रहते थे। अगर इस विदेहा को हम प्रेजेंट डे बिहार से बात करें तो वो जगह कौन सा होगा? तो देखिए, वो जगह आज का जगह होगा तिरहुत। अब तिरहुत क्या है? देखिए, बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और 9 डिवीजन्स हैं, ठीक है। उन 9 डिवीजन्स, अब डिवीजन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मंडल, और ऐसे भी लेमन टर्म में कहते हैं कमिश्नरी। अब ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाकर जब एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, इसके लिए हम जब कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं डिवीजन। तो टोटल बिहार में 9 डिवीजन है। तो तिरहुत डिवीजन जो है ना, ये वाला रीजन, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब। तो ऐसे ही ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन के बारे में मेंशन किया है सतपथ ब्राह्मण कि यहाँ पे आर्यंस आए थे। क्लियर है? ये चीज़ देखिए, ये हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार में देखेंगे कैसे कैसे हमारा क्या डिवीजन से, 9 डिवीजन से आप देखोगे ना, तो इधर आपको तिरहुत हो गया, फिर सारण हो जाएगा, फिर मगध हो जाएगा, फिर पटना हो गया, फिर आपका दरभंगा हो गया, फिर उसके मुंगेर हो गया, अलग अलग भागलपुर हो गया, अलग अलग डिवीजन से। 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाकर डिवीजन्स बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं उसको। ये हो गया हमारा वैदिक प्लस लेटर वैदिक का जो हमारा सोर्सेज मिलता है, उससे चलता है पता क्या है। तो सतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमें एविडेंस मिलते हैं, लिखा हुआ रिटन एविडेंस मिलते हैं, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलते हैं कि कौन कौन से लोग बिहार में रह रहे थे, कौन कौन से रूलर थे, कौन कौन से डायनेस्टीज़ थे। तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट सोर्सेज का, तो 6 BC ऑनवर्ड्स यानी कि 600 BC ऑनवर्ड्स जो है, और मौर्य पीरियड तक, ये इतने 300-400 सालों का जो इतिहास है वो हमें पता चलता है बुद्धिस्ट सोर्सेज से। तो महाजनपदा जो बिहार में 3 महाजनपद थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाजी, अंगा और मगध। गंगा के इस पार था यहाँ पे वाजी वैशाली में, और अंग था यहाँ पे चंपा जो भागलपुर है उधर, मुंगेर में मुंगेर और भागलपुर कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ को, और मगध हो गया ये वाला मगध। अभी प्रेजेंट डे में मगध को बोलते हैं पटना और बिहार। उस समय जो था ना, उस रीजन को हम बोलते थे मगध, पटना और गया रीजन को। तो इन तीनों के बारे में, तो महाजनपद और बिहार के बारे में कहाँ चलता है पता? तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है ना, अंगुत्तर निकाय ये बोलता है कि बिहार में महाजनपद थे। तो इन महाजनपद के बारे में यहाँ से चलता है पता। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्पेशली 2 के बारे में कहाँ से और डिटेल में पता चलता है, वो था रिपब्लिक ऑफ वाजी और मोनार्क ऑफ मगध। तो एक टर्म और याद रखिएगा, वाजी जो है पूरे दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह था, यानी कि एक तरह से आम लोगों को फ्रीडम था, कैसे चुनाव होगा, क्या होगा। और मगध में था मोनार्क, यानी कि वहाँ सिंगल डायनेस्टिक जो है, कैसे डायनेस्टी टाइप होता है कि एक राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उस टाइप से डायनेस्टिक वो चल रहा था। तो स्पेशली इन दोनों के बारे में कहाँ चलता है पता? वो चलता है पता हमें दीघा निकाया और विनय पिताका से। याद रखिएगा, अगर रिपब्लिक ऑफ वैशाली और मोनार्क ऑफ मगध इसके बारे में अगर कहता है कि कहाँ चलता है पता, तो वो हमारा होगा विनय पिताका और दीघा निकाया। क्लियर है? इसके बाद हमारा एक टर्म आता है क्रोनोलॉजी ऑफ प्री मॉडर्न किंग्स। प्री मॉडर्न किंग्स मतलब मगध में अलग अलग डायनेस्टीज थे। हरणका डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी हो गया, हरणका डायनेस्टी हो गया, फिर ससुनाग हो गया, फिर नंद डायनेस्टी हो गया, नंद में देखेंगे महापरुनंद हो गया, धनानंद हो गया, अलग अलग, ठीक है ना। तो इन सब एक के बाद कौन सा डायनेस्टी आया, कौन सा रूलर आया, ये हमें कहाँ चलता है पता? तो ये हमें डॉट टेक्स्ट है उससे चलता है पता। वो है दीपावंसा और महावंसा, याद रखिएगा। और ये 5th सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया था सिलोन में। सिलोन उस समय श्रीलंका को बोलते थे। क्लियर है? तो ये 3 टेक्स्ट याद रखिएगा। अभी के लिए 2 चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या मिला है, एक मिला है अंगुत्तर निकाया और एक मिला है हमारा सतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन टेक्स्ट। कोई जैन टेक्स्ट भी था क्या जहां हमें पता चलता है? तो हाँ, उसमें हमारा भगवती सूत्र एक हमारा जैन टेक्स्ट है जिसके बारे में लिच्छवीज ऑफ
वैशाली के बारे में पता चलता है। लिच्छवी गणराज था ना वैशाली में, उसके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं भगवती सूत्र से। क्लियर है? ये हमारा हो गया मौर्यन पीरियड तक। अब अगर हम बात करें कि अदर कौन कौन से मौर्यन रीजन, मौर्यन एम्पायर के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं कौन कौन से टेक्स्ट में, तो कुछ कुछ लोगों के द्वारा लिखे गए बुक्स हैं, वहाँ से हमें डिटेल स्टडी मिलता है। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। इनसे चलता है पता मौर्य एम्पायर के बारे में। फिर अगर हम बात करें ये विशाख दत्ता, ठीक है, विशाख दत्ता के द्वारा मुद्र रक्षका जो है ना, विशाख दत्ता ने लिखा था, इससे चलता है पता हमें। महाभाष्य ये पतंजलि ने लिखा था, इससे हमें चलता है पता मौर्यन एम्पायर के बारे में। और हमारा है रजत रंगनी, ये कल्हाना के द्वारा लिखा गया था, कल्हाना। इससे इन सब चारों रिटेन सोर्सेज से हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दीज एविडेंसेज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की, तो गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चलता है कि गुप्ताज बिहार में रूल कर रहे थे। तो सबसे पहला है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके बारे में, जो गुप्ताज के बारे में मेंशन करता है, तो वो है आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा। आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा ये जो है ना पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में बताता है कि गुप्ता के समय में बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसा था, उस समय कैसा उनका शासन था, क्या क्या उनके नियमावली थे, उनके एक डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट मेथोडोलॉजी थे रूल करने का, ये चलता है। प्लस अगर हम अदर सोर्सेज की बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा, इसके अलावा और कौन सा सोर्स है, तो वो हम एक हमारा आर्यभट्टिया है, आर्यभट्टिया है, और यहाँ पे है मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास के द्वारा। तो इन दोनों बुक से भी हमें पता चलता है किसके बारे में, गुप्ता वंश के बारे में, कि कैसे कैसे कौन से रूलर आए, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था, क्या उनका पॉलिटिकल था, ये सब चीज़ें। इसके बाद कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स भी आना शुरू हो गए थे, जब हम देखेंगे कि हमारा 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स है ना, अलग अलग फॉरेन चाइनीज़ ट्रैवलर्स, फिर सुमात्रन ट्रैवलर्स अलग अलग आते थे। तो उससे भी पता चलता है उनके बुक में जिन्होंने मेंशन किया है। तो याद ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले फाहाइन आई थी 399 AD में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इन्होंने बहुत भर के मेंशन किया है गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसके बाद हेनसांग आई थी 627 AD में, और लगभग उस समय ये रही थी 10 से 15 साल रही थी इंडिया में, ठीक है। ये हर्षवर्धन के समय में आई थी। उसके बाद हमारा 673 AD में आयत सिंह आई थी। आयत सिंह क्या थी? आयत सिंह जो 10 साल के करीब यहाँ रुकी थी और पढ़ाई वगैरह की थी फिलॉसफी में। उसके बाद धर्मा स्वाभिन 13 सेंचुरी AD में आया था। ये एक तिब्बतीन मॉन्क थे। अब ये तिब्बतीन मॉन्क जो है ना, ये डिटेल्ड में बताते हैं नालंदा के बारे में, कि कैसे उसको मुस्लिम इन्वेजन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। यानी कि बेसिकली नालंदा के इन्वेजन मुस्लिम्स के द्वारा वो जो हुआ था, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेंशन किया था धर्मा स्वामीन ने। तो इस तरीके से पूरा आपका ये कवर हुआ लिटरेरी सोर्सेज। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बिहार में आर्यंस आए थे, इसके बारे में एविडेंस कहाँ मिलता है, तो वो है सतपथ ब्राह्मण से। और सबसे पहले महाजनपद बिहार में हैं, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाया से मिलता है। स्पेशली 2 के बारे में बोल दे कि वैशाली और मगध, इसके बारे में हमें कहाँ से चलता है पता, तो वो होगा हमारा दीघा निकाया और विनय पिताका। ये 2 बुक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिटेल स्टडी मिलता है। प्लस क्रोनोलॉजी ऑफ प्री मॉडर्न किंग्स, क्या क्या था मगध में, कौन किसके बाद आया, वो हमें मिलता है। दीपवंशा एंड महावंशा, ये 5 सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये सब बुक किसके द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, मुद्ररक्षक विशाख दत्ता के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, फिर रजत रंगनी कल्हाना के द्वारा। ये हो गया। फिर गुप्ता एम्पायर में बात करेंगे तो आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा, ये हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कहता है। और अगर इसमें कहें तो अदर सोर्सेज में तो आर्यभट्टिया जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ये इनसे हमें चलता है पता इसके बारे में। प्लस अगर ये पूछेगा कि सीक्वेंस में कौन किसके बाद आया, तो पहले फाहाइन आया था फाहाइन, उसके बाद हेनसांग, फिर आयत सिंह। याद रखिएगा, फाहाइन, हेनसांग और आयत सिंह, EFGHI, ऐसे याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, ABCDEFGHI, तो फाहाइन, फिर हेनसांग, आयत सिंह, ठीक है ना। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आयत सिंह। आई होप कि ये पूरा सोर्सेज हमने कंप्लीट किया एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट बिहार का। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। टिल देन वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो तो को पूछिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।